गुड मॉर्निंग बच्चों। अब हम लोगों को कंप्लीट हो गई थी हम लोगों की 6th एक्सरसाइज। ठीक है, अब इसके बाद हम लोगों को सर्किल अपना कंटिन्यूअस करना है। एक नए चैप्टर के साथ आज अपनी क्लास प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमने बहुत बारीकी से आप लोगों को सब कुछ बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपना व्हाट्सएप के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने जा रहे हैं। क्योंकि ये एग्ज़ाम की दृष्टि से है, इसके आगे बेस शुरुआत हो रहा है आज का वीडियो, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और इसके साथ साथ ये हमें आगे तक भी कंटिन्यूअस बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो बहुत अच्छी तरीके से एक एक छोटी छोटी चीज़ को ध्यान देना। सर्किल, वृत्त, वैसे तो हम लोग सब लोग जानते हैं कि गोला खींच दिया वृत्त हो गया, गोला खींच दिया वृत्त हो गया, लेकिन दोनों में बच्चों डिफरेंस है। किसमें? गोला और वृत्त में। कहने के लिए हो जाता है वो गोला है या वृत्त है, लेकिन दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? ये जो सर्किल है, वृत्त है, ये हमारी द्विविमीय आकृति है, दो अक्ष द्वारा प्रदर्शित करते हैं। और गोला जो है वो त्रिविमीय आकृति है। ठीक है, वो कैसी है? 3 डायमेंशनल आकृति। गोले का विस्तार से हमारी चर्चा होगी फर्स्ट ईयर में, जो 11 की क्लास है। अभी हमारे टॉपिक में क्या है? सर्किल। एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह, एक ये तल हो गया किसी भी तल, उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु, मान लीजिए ये एक कागज ले लिया, उन सभी बिंदुओं का समूह क्या कह रहा है? जो तल पर एक स्थिर बिंदु से, ये हमारी स्थिर बिंदु हो गया, उन बिंदुओं का समूह जो इस बिंदु से समान दूरी पर है। तो इस बिंदु से मान लीजिए ये 4 सेंटीमीटर पर है, तो ये लिया तो ये भी 4 होना चाहिए, ये लिया तो ये भी 4 होना चाहिए, ये लिया ये भी 4 होना चाहिए, ये लिया ये भी 4। इन सारे बिंदुओं का समूह, जब सारे बिंदुओं को मिला दें, समूह कर दें, क्या बन जाएगा? वृत्त बन जाएगा। यही तो वृत्त की अपनी परिभाषा है। आ गई बात समझ में? स्थिर बिंदु को, जो स्थिर बिंदु होता है उसको क्या कहते हैं? केंद्र। ये केंद्र है हमारा O, इसको क्या कहते हैं? वृत्त का केंद्र। और जो स्थिर दूरी, उस बिंदु, ये जो स्थिर दूरी होती है, ये जो दूरी बन रही है, ये दूरियां जो बन रही हैं, सारी हमारी त्रिज्याएं हैं। क्या कहते हैं इनको? त्रिज्याएं। बात आ गई समझ में? स्पेलिंग में लिख दी है रेडियस। ठीक है, वृत्त के अंदर जो, एक तल पर वृत्त के अंदर जो पॉइंट होता है वो हमारा अभ्यंतर, अंदर का पॉइंट अभ्यंतर, बाहर वाला बहिर्भाग। वृत्त के जो बाहर पॉइंट लिए जाएंगे वो सारे वृत्त के क्या हो जाएंगे? बहिर्भाग होगा। और ये जो वृत्त की परिधि है वो हमारा वृत्त है। ठीक है, वृत्त का अंदर का भाग और वृत्त की परिधि, यही मिला के हमारा पूरा वृत्तीय क्षेत्र कहलाता है। बाहर से कोई मतलब नहीं है हमें। बात समझ में आ रही है एक एक पॉइंट की, कि जो ये अंदर का पूरा हिस्सा और ये परिधि, ये हमारा क्या कहलाता है? वृत्तीय क्षेत्र। ठीक है, ये वृत्तीय क्षेत्र है हमारा, सर्कुलर रीजन। और जो ये पूरी लंबाई होती है इसको हम बता ही चुके हैं, परिधि है, सरकमफेरेंस। ठीक है, पूरी लंबाई को क्या कहते हैं? परिधि, सरकमफेरेंस। इतनी चीज़ क्लियर हुई आपकी कि नहीं क्लियर हुई? केंद्र, त्रिज्या, बहुत सारी त्रिज्याएं होती हैं। अंदर जो वृत्त के पॉइंट लिया जाएगा वो अभ्यंतर, अंदर का पूरा भाग, बाहर जो जाएगा वो बहिर्भाग, और जो वृत्त पर स्थित होगा वो वृत्त तो है ही है हमारा, और वो पूरा क्षेत्र अंदर और बाहर का, वो वृत्त की परिधि का मिला के वृत्तीय क्षेत्र कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, जीवा की बात करते हैं। जीवा क्या होती है? वृत्त की जो परिधि होती है, परिधि पर 2 पॉइंट लेकर मिला दें, वो हमारी जीवा हो जाएगी। परिधि पर 2 बिंदु कहीं भी लेकर अगर उनको आपस में मिला दें, ये क्या हो जाएगी? जीवा। वृत्त के एक सिरे से दूसरे सिरे तक, कहीं भी, बड़ी होगी छोटी भी होगी है। लेकिन अगर वही जीवा वृत्त के केंद्र से होती हुई चली जाए, जो ओ केंद्र पढ़ के आए हैं हम लोग,
केंद्र से होती हुई चली जाए तो नाम क्या हो जाता है, वृत्त का व्यास। व्यास यहाँ क्या होगा, ए बी। लेकिन जीवा यहाँ क्या होंगी, पी क्यू भी हो जाएगी, ए बी भी हो जाएगी, आर एस भी हो जाएगी और एम एन भी हो जाएगी। समझ में बात आई। और जो व्यास होता है वही वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। वृत्त में के अंदर जो जीवाएं होती हैं उसमें सबसे बड़ी जीवा पूछे आपसे तो क्या होता है, वृत्त का व्यास, क्योंकि इससे बड़ी रेखा तो कोई होगी ही नहीं। चाहे ऐसे खींचे, चाहे केंद्र से ऐसे खींचे, चाहे इधर को बना दीजिए, सारे व्यास होंगे। मान लीजिए एक केंद्र है, आपने ऐसे खींचा तो भी व्यास कहा जाएगा, सीधा खींचा तो भी व्यास, क्रॉस में खींचा तो भी व्यास, लेकिन शर्त क्या है, केंद्र से होकर जाना चाहिए। तो अब इससे 2 पॉइंट उठते हैं। क्या उठता है, ये तो हमारी अगर ओ से बी तक बढ़े तो ये हमारी त्रिज्या हो गई, पूरा हमारा क्या हो गया, व्यास हो गया। तो कौन बड़ा है, व्यास की त्रिज्या, व्यास बड़ा है, लेकिन कितना बड़ा है, जस्ट डबल है। तो व्यास हमारा क्या होता है, त्रिज्या का 2 गुना होता है। ठीक है। अब ये वृत्त जो होता है, अगर इसमें बड़ा वाला हिस्सा ले लें, ऊपर वाला जो लंबाई का, वृत्त की पूरी लंबाई की बात की जा रही, तो इसमें 2 पॉइंट कर दी, पी क्यू मान लीजिए यहाँ आर बी। तो जब बड़ा वाला ऊपर वाला हिस्सा लेंगे तो दीर्घचाप, छोटा वाला हिस्सा लेंगे तो उसी को क्या कहा जाएगा, लघुचाप। ठीक है। बड़ा वाला हिस्सा दीर्घ, बड़ा दीर्घचाप, चाप का नाप लेते हैं, चाप बोलते हैं इसे, और नीचे छोटा लघु। ठीक। इसी में ये केवल चाप की लंबाई की ऐसी बात की गई, लेकिन इसके पूरे वृत्त ये क्षेत्र की बात की जाएगी तो ये क्या कहलाएगा, दीर्घ वृत्त खंड, और ये क्या कहलाएगा, लघु वृत्त खंड। बात समझ में आ गई। दोनों में अंतर, चाप की बात की जा रही थी तब दीर्घ चाप लघु चाप, लेकिन वृत्तीय क्षेत्र की बात की जाएगी तो दीर्घ वृत्त खंड और लघु वृत्त। इन सब की जरूरत पड़ेगी, इसीलिए एक एक चीज क्लियर कर रहे हैं वृत्त में। अब इसी के साथ अगर हम एक त्रिज्या खंड बना दें, ये त्रिज्या को जोड़ता हुआ एक हिस्सा वृत्त का काट के निकाल लें, तो अगर छोटा निकालेंगे तो लघु हो जाएगा, वो बड़ा हो जाएगा जो बड़ा निकाला। तो लघु और दीर्घ इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। जो बड़ा होगा उसको दीर्घ में बोलते हैं, जो छोटा होगा उसको लघु में बोलते हैं। ठीक है। ये हमारा पूरे वृत्त के बेसिक हुआ। एक्सरसाइज कंटिन्यूअस करते हैं अगले टर्न में। इतना आप लोग कंप्लीट करिए।